ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी 13th एपिसोड है मैक्रो अपडेट्स के हवाले से, जो मैंने और वली ने हमने मिल के कुछ महीने पहले ये इनिशिएटिव लिया कि हम वीकली बेसिस पे इन्वेस्टर अपडेट्स देंगे। ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि हम क्या सीख रहे हैं इस चीज़ से और हम आपके लिए इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे पास काफ़ी लेंदी एक एजेंडा है जिसमें हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर, और जिसमें ऑफ कोर्स हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी मार्केट को टच करेंगे। फिर हम जो लास्ट वीक पुल बैक हुआ है मार्केट के अंदर, क्रिप्टो में काफ़ी पुल बैक हुआ है, उस पर थोड़ी सी टच बेस करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले हम बात करेंगे कि आज एक हेडलाइन आई थी बफे इंडिकेटर के हवाले से कि बफे इंडिकेटर एक ऐसा केपीआई है जो कि पिछली तमाम जो क्राइसिस आए थे उसको उसने बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट किया था, और अभी भी वो फ्लैशिंग कर रहा है रेड लाइट अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन। तो उसमें हम बात करेंगे। मेरे साथ वली मौजूद हैं। वली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम यासीन, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, बिल्कुल। तो वली, हमने कुछ एपिसोड पहले वैल्यूएशन पे बात की थी कि फॉरवर्ड लुकिंग पी जो है वो अभी भी, अगर हम कंपैरेटिवली हिस्टोरिकली बात करते हैं तो वो काफ़ी हाई है। और जो आज न्यूज़ आई है बफे इंडिकेटर की, और उसको अगर हम देखते हैं तो ऑफ कोर्स नंबर्स वाइज वो काफ़ी हाई लग रहा है। और जो पिछली हमें जो क्राइसिस आई थी उसने बहुत एक्यूरेटली इसको जो है प्रिडिक्ट किया था कि अगर जब भी 100% से ऊपर जाता है वो बफे इंडिकेटर, तो मोस्ट लाइकली मार्केट पुल बैक करती है ठीक ठाक। तो हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि क्यों इस वक्त वो उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करता था, क्योंकि उसके कुछ फंडामेंटल रीज़न है। तो थोड़ा सा शेयर हम्म। करो लोगों के साथ कि तुम्हारी क्या अब तक इसमें रिसर्च है कि बफर इंडिकेटर क्यों 100% अप्लाई नहीं होता इस वक्त। हाँ यार यासीन, ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जैसे बात चल रही होती है उनकी, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है। इनफैक्ट हमको भी नहीं पता होता। बट क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होते हैं जिसको जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक छोटा सा एक चार्ट देखा था जब तुमसे जब बात हो रही थी, तो उस वक्त हमने इस चीज़ को डिस्कस करते वक्त मैंने उसका चार्ट निकाला, तो मुझे भी लगा कि यार ये तो वाकई बफेट इंडिकेटर तो जो है वो 217% पे चला गया है। जबकि 2000 के अंदर जब उसने ये एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया था, आई डोंट नो कि उससे पहले करवाया था, बट लेट्स से उस वक्त की जब बात हो रही थी, तो उसने कहा था कि ये बड़ा यू आर प्लेइंग विद फायर। अगर ये 100 से ऊपर जा रहा है और आप फिर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर प्लेइंग विद फायर। और ये बात है 2000 की, और उसके बाद 140% के बाद वो दोबारा से नीचे चला गया था। एंड अभी इस पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। बट उसके बाद फिर हमने देखा कि ऊपर नीचे होता हुआ फिर ये अगेन कोविड के टाइम पर, कोविड के बाद जब वो रैली आई थी, तो उसमें फिर ये दोबारा 200% को टच कर रहा था। फिर ये नीचे आकर जो पुल बैक हुआ था 2002 2003 के अंदर, फिर दोबारा से ये ऊपर 217% पे चला गया। तो बेसिकली बफेट इंडिकेटर है क्या? बेसिकली जो टॉप कंपनीज हैं, इसको विल्शर इंडेक्स भी कहते हैं, 5000 इंडेक्स, जो टॉप 5000 कंपनीज हैं यूएस की, उसकी जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है उन कंपनीज का, उसको ऊपर रखते हैं डिवाइड बाय जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो यूएस की है। क्योंकि ये यूएस की स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, तो हम उसी की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। और अगेन हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट हूँ, तुम कनाडा में रहते हो, तो हम लोग अपनी ऑडियंस के हिसाब से उसको ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पैसिव इनकम के लिए, वो या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा जो मेजर फोकस होता है वो यही दो मेजर पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही दो एसेट क्लासेस होती हैं, अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो एंड अदर थिंग्स जो हम अभी बात कर सकते हैं उसकी भी। बट दिस इज़ फॉर स्टॉक्स। सो बेसिकली 87% पर था प्री 2000, एंड देन नाउ अभी वो 217% पर है। तो टोटल कंपनीज का जो मार्केट कैप है डिवाइड बाय जो यूएस का जीडीपी है, जो भी आउटपुट आ रही है वहाँ से, उसके अंदर। सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रेंड देख रहे हैं हम, ये उसी चीज़ का ट्रेंड है। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो मार्केट ऑफ कोर्स थोड़ी सी हाई है, वैल्यूएशन भी हमने देखी, लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि वैल्यूएशन भी हाई है। बट इससे ज़्यादा वैल्यूएशन भी हमने देखी है 2010 के अंदर, 9 और 8 के अंदर जो वैल्यूएशन थी वो इससे भी ज़्यादा हाई थी, बट स्टिल दे आर, ये अभी की सिचुएशन है। सो मैं जो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब एग्जैक्टली मेरे ख्याल से उस तरह से रिफ्लेक्ट ये नहीं होता इंडिकेटर, जिस तरह से आज से लेट्स से 25 साल पहले वॉरेन बफे ने बात की थी उसके बारे में। क्योंकि जो अब सिनेरियो है उसमें कंपनीज ग्लोबलाइज हो गई हैं।
पहले उतनी ग्लोबलाइज नहीं थी। पहले माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप बात करें 2000 की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट का ठीक है था एक इन्फ्लुएंस, लेकिन अब जो माइक्रोसॉफ्ट का इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, वो उस जैसा तो नहीं था पहले। ना अमेजोन का इन्फ्लुएंस जिस तरह से इस वक्त है, पहले नहीं था। या लेट्स से फेसबुक हो गई, एप्पल हो गया, या इस तरह की कंपनीज जो हो गई, इनका गूगल हो गया, इस तरह का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं था प्री 2000 या 2000 के अराउंड। तो वॉरेन बफे ने कन्वेंशनल कंपनीज को, या कन्वेंशनल जो सिचुएशन थी, उसकी बेसिस पे ये बात की थी कि अगर आपकी जो मार्केट कैप है और उसको डिवाइड करते हैं, जो आपकी आउटपुट है जीडीपी की, उससे डिवाइड करते हैं, और वो अगर 100% तक टच कर रही है, तो इट इज़ रियली अलार्मिंग, और इसका मतलब है ये ओवरहीट सिचुएशन आई हुई है। बट अब सिनेरियो इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि अब जो कंपनीज हैं, ये जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, और हम जब भी यूएस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है, वो ज़्यादातर जो टॉप 10 कंपनीज होती हैं, या टॉप लेट्स से 5, 10, 15 कंपनीज होती हैं, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो बॉटम की कंपनीज होती हैं। तो अगर हम 5000 का भी इंडेक्स ले लें, या 5000 कंपनीज को भी ले लें, तो उनका जो एक्सपोजर है पूरी दुनिया में, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका जो मार्केट कैप है वो बढ़ जाता है। यानी कि उनको पता है कि लेट्स से मैकडोनल्ड की बात करें, तो यूएस के अंदर तो जो स्टोर्स हैं उनके वो हैं, बट जो अब दुनिया में और जगहों पर स्टोर्स हैं, वो कहीं ज़्यादा हैं कंपेयर टू आज से 2000 की बात करें। तो उनका जो रेवेन्यू आ रहा है बाहर से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कंपेयर टू लाइक 25 साल पहले। इसकी वजह से जो आपका जो न्यूमरेटर का जो पोर्शन है, यानी कि जो टोटल मार्केट कैप है, वो बढ़ गया है। इसी तरह से एप्पल को ले लें, माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, सबके अंदर इसी तरह से एक इंक्रीमेंट आया है जो मार्केट कैप है उन कंपनीज का। बट एट द सेम टाइम जो यूएस का जीडीपी है वो भी बढ़ा है अपनी जगह पर, लेकिन वो एक नॉमिनल रेट से बढ़ा है। अब यहाँ पर जो इस इंडिकेटर के अंदर बात हो रही है, वो बात हो रही है कि आपका जो यूएस के अंदर जो जीडीपी बढ़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यूएस की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही है। जबकि कंपनीज जो अपना एक्सपोजर ले रही हैं, वो पूरी दुनिया से ले रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो कि मेरे ख्याल से ये इंडिकेटर आज के ज़माने में उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक ये इरेलीवेंट, आई वोंट से इरेलीवेंट, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ तो होनी है मैं बफेट को बोल दूं कि आपका कोई इंडिकेटर इरेलीवेंट है। लोग कमेंट में जाके बता सकते हैं कि इफ़ आवर जो परसेप्शन है वो सही है कि नहीं है। बट ये एक पॉइंट है कि थोड़ा सा ये स्क्यूड हो जाता है इसका एक परसेप्शन। और दूसरा पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दिस, वो ये कि अब जो कंपनीज आ रही हैं, वो अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग पी देखें, जो कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, वो बढ़ता जा रहा है। और उसका एक रीज़न ये है कि जो कंपनीज जिस तरह से काम कर रही हैं, बल्कि अगली स्लाइड में खोलता हूँ, उसके अंदर ये भी हमने अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आपकी कंपनीज जो हैं वो एफिशिएंट होती जा रही हैं, प्रोडक्टिव होती जा रही हैं। तो और ये आगे जाकर और होती रहेंगी। हम अभी ले की भी बात कर रहे थे कि अभी जैसे बल्कि मैं दिखाई देता हूँ, एक्सेंचर के अंदर 11,000 जॉब लॉस हुई हैं बिकॉज ऑफ एआई। उनकी सीईओ ने भी बोला है कि जो रीस्किलिंग नहीं कर सकते, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ रीस्किलिंग नहीं कर रहे हैं, या उनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है और एआई उसको खा रही है, तो वो फिर वी हैव टू शो देम द डोर। तो ये इस तरह की बात की है उनकी सीईओ ने। बट अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें बफेट इंडिकेटर के, तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो बहुत तेज़ी से प्रोडक्टिव होती जा रही हैं। और आज से मैं एक स्टार्ट कहीं पढ़ रहा था कि 30 साल पहले अगर कोई कंपनी $1 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है, तो उसके एवरेज एम्प्लॉयज़ 8.7 के करीब थे। आज ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ, ये था आई थिंक 2024 का डेटा है या 2023 का डेटा है। तो वही चीज़ 2.1 2.3 एम्प्लॉयज़ के करीब आ गया है। यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज़ 30 साल पहले $1 मिलियन का रेवेन्यू करने में आपकी हेल्प कर रहे थे, वो तकरीबन 8-9 के करीब थे। आज वही एम्प्लॉयज़ वही काम 2 से 3 एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, अगर आपको वो रेवेन्यू क्रिएट करना है। और आगे जाके ये और इम्प्रूव होगा। तो जिस तरह से अब फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ें चल रही हैं, या तो ये बबल हो और बर्स्ट हो प्रोडक्टिविटी का और एआई का, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा कोई बर्स्ट आएगा इस तरह का, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं हमको, हमने अपनी लाइफ के अंदर हम चीज़ें देख रहे हैं। जैसे क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो को मेरी लाइफ के अंदर अभी तक मुझ पे कोई उसने इम्पैक्ट नहीं डाला है, तो लेकिन एआई ने मेरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। मैं अपने कोलीग्स को देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ जो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। एआई को जो एम्ब्रेस नहीं कर रहा है, वो इम्पैक्ट हो रहा है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। सो क्रिप्टो को मैं शायद बबल कह सकता हूँ, बट एआई को मैं बबल नहीं कह सकता। एआई की वजह से वाकई
इम्पैक्ट आ रहा है, हम अपनी डे टू डे चीज़ों के अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, चैट जीपीटी हो जाए या लेट्स से जेमिनाई हो जाए या कोई इमेज क्रिएशन का टूल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आगे इसी तरह से अगर बढ़ती रहीं, जो कि लोगों की एस्टिमेशन होती है, अगेन स्टॉक मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, वो आगे चीज़ों को समझ रही होती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उसके अंदर लेके आते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज की जो इवैल्यूएशन होती है या वैल्यूएशन होती है वो बढ़ जाती है। सो अगेन पॉइंट वही है कि यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई वाली बात है ये है अपनी जगह पर, बट आई डोंट थिंक सो इसकी वजह से कोई मेजर स्टॉक मार्केट की रिट्रैक्शन हो सकती है, इस पर्टिकुलरली इसकी वजह से। अदरवाइज और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी जा सकती है नीचे, चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो वो भी नीचे जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगेन मैं इसकी बात अगेन करता हूँ, उसके बाद तुम्हारे पास आता हूँ। एक और चीज़ कि आजकल के ज़माने में अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज जिस तरह से काम कर रही हैं, मैं तो ऐसे लोगों से भी मिला हूँ अभी तक, और मैं खुद भी अपने आप जो मैं काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से डिजिटल के ऊपर, मैं ये देख रहा हूँ कि यार आप इवन $1 million साल के बनाना कोई एक सोलोप्रेन्योर के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। आप अगर सही एक लाइन पे चले जाते हैं, आप प्रॉपर अपनी डायरेक्शन ले लेते हैं, तो आपके लिए $1 million एज अ सोलोप्रेन्योर, शायद आपको 2-3 हेल्पर्स 4 हेल्पर्स चाहिए हो, उसके थ्रू आप जब एक ग्राउंड जब एक बंदा ये काम कर सकता है, तो कंपनीज के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। जो एआई ड्रिवन कंपनीज हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अब नेटफ्लिक्स को देख लो, यहाँ पर $2.4 million का रेवेन्यू है, और उनका एक एम्प्लॉई उसके ऊपर आता है, जबकि आईबीएम का इस वक्त $210,000 है। सो दिस शोज़ कि जो नई कंपनीज हैं वो किस तरह से उन्होंने अडाप्ट किया है, पुरानी कंपनीज अभी भी वो पीछे चल रही हैं, उन्होंने उस तरह से अडाप्ट नहीं कर पाई हैं। सो Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. इसलिए एआई और इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल भी हम पीछे नहीं, बैक बर्नर पे नहीं डाल सकते। दोनों के ऊपर एक साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन जैसे जॉब लॉसेस हो रही हैं, अभी एक्सेंचर में हुई है, कल कहीं हो जाएगी, तो ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल, हाँ मैं एग्री करता हूँ वाली, क्योंकि वैल्यूएशंस हमें हाई तो लग रही हैं पेपर के ऊपर, लेकिन ऑफ कोर्स उसके मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। और जिस तरह हमने बात की थी प्रोडक्टिविटी गेन की, तो प्रोडक्टिविटी तो ऑफ कोर्स पिछले समझ लें हम 20-25 साल से बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि जब से इंटरनेट का दौर आया, इंटरनेट ने प्रोडक्टिविटी को अनलीश किया। यानी कि जो काम आप पहले एक कमरे में बैठ के करते थे, अब वही काम आप पूरी दुनिया के साथ मिलकर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इसी वजह से एआई भी उस प्रोडक्टिविटी को मज़ीद इन्हेंस करेगी। तो जो गेंस आपको आएंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो कई ज़्यादा होंगे, कई मल्टीपल फोल्ड होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है हम देखेंगे कि जॉब्स लॉसेस भी हो रहे हैं। तो जो जॉब्स लॉसेस हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो लोग उस पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर गिरेगी, तो उसकी वजह से उसके जीडीपी लिए होगा। फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट गिरा देगा ना फिर। हाँ, लेकिन इससे होगा कि जीडीपी ओवरऑल जो है वो श्रिंक होगा ना। तो अगर हम हाँ। बफर इंडिकेटर को देखते हैं, तो ये इसका मतलब मजीद ये और ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मजीद कम हो रहा है और हम्म प्रोडक्टिविटी की वजह से अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है, तो ये हम्म हम्म इंडिकेटर मजीद और स्क्यू होने का हम्म मुझे लगता है हम्म, चांस है, और हम देखेंगे कि ये मजीद ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, हमने इस पर बात कर ली है, अब हम चलते हैं थोड़ा कि जो लास्ट वीक हमने पुल बैक देखा है मार्केट्स के अंदर। क्रिप्टो में तो काफ़ी ठीक ठाक आया है, लेकिन थोड़ी बहुत स्टॉक्स में भी मूवमेंट हुई थी, जो जैसे कि अमेज़ॉन का स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, और मैंने उसमें पोजीशन भी ली है, क्योंकि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। और उसकी वजह मैं देख रहा था कि एक तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मार्केट में ये, ट्रम्प ने दोबारा से नैरेटिव अपना चेंज किया है यूक्रेन के हवाले से, कि वो मज़ीद वो वेपन्स उनको देने की बात कर रहा है। और जो अभी यूएन के अंदर उसकी जो स्पीच हुई है, और उसके बाद से जो है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मार्केट में वापस आ गई है। और इसके अलावा हमने देखा कि डॉलर, यूएस डॉलर जिसकी हम बात करते हैं DXY इंडेक्स के ऊपर, वो पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी ऊपर की तरफ गया। यानी कि जब फेडरल रिजर्व ने रेट कट अनाउंसमेंट की थी, उस वक्त वो अराउंड 96 के लेवल पे था, अगर हम DXY इंडेक्स को देखते हैं। और उस वक्त उसके बाद से लेके अब तक वो 98 के अराउंड ऊपर आ चुका है।
तो जब डॉलर कभी भी एक्सपेंसिव होता है ना, तो उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक्विटी मार्केट्स के ऊपर, जो हमने देखा लास्ट वीक के अंदर कि क्रिप्टो भी काफ़ी नीचे आया है और जो स्टॉक्स में भी थोड़ा सा पुल बैक आया। तो डॉलर हमेशा अपनी नज़र में रखें, क्योंकि डॉलर एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, कि जब कभी भी डॉलर स्ट्रांग होता है वो ट्रबल क्रिएट करता है ग्लोबल इकॉनमी के अंदर, उसकी वजह से लिक्विडिटी थोड़ी सी स्क्वीज होती है और उसी वजह से हम देखते हैं कि पुल बैक्स आते हैं मार्केट्स के अंदर। तो एक तो हाँ ये बिल्कुल वजह थी। ऐसी है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, कैरी ऑन। इसके अलावा थोड़ा सा क्रिप्टो में एक और वजह ये भी है कि बहुत से लोगों ने जो है वो शॉर्ट सेलिंग की हुई थी क्रिप्टो के अंदर। तो वो शॉर्ट स्क्वीज उसको हम कहते हैं कि जब वो ट्रेड कंप्लीट नहीं होती तो उसका एक रिवर्स इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी कि सेलिंग हमने देखी है इथेरियम के अंदर, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट इम्पैक्ट होती है। और जब कभी भी बिटकॉइन और इथेरियम में हैवी सेलिंग होती है तो उसका पूरा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है, क्योंकि वो एक कैस्केड इफेक्ट के तौर पे सामने आता है। तो हमने देखा कि जो दूसरे कॉइन्स हैं वहाँ पे भी ठीक ठाक पुल बैक आया, और उसका इम्पैक्ट इसी वजह से हुआ क्योंकि इथेरियम काफ़ी सेल ऑफ में चला गया, क्योंकि जो अपनी अपनी पीक पे गया था ना, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि 48,000 100 पे चले गया था, उसके बाद से वो गिर के वो आई थिंक लास्ट वीक हमने इसको 3800 पे भी देखा है। अब वो थोड़ा सा अभी ऊपर आ फोर गया। थाउजेंड पे, हाँ फोर लेकिन थाउजेंड इसका पे ऑफ है। कोर्स इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे पड़ता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, अभी मैं वही देख रहा था क्योंकि आज से 3 हफ्ते पहले मैंने जो है ना एक फ़ीस पे की थी अपने बेटे की, कैनेडियन यूनिवर्सिटी की, तो वो 2.7 के ऊपर मुझको दिरहम में मिल रहा था। अभी मैं देख रहा हूँ 2.6 के ऊपर है। तो वो मुझे भी अभी एकदम से, अब वही बात है, आपके एसेट्स आपको लग रहा है नीचे आए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट नीचे आई है, बट जिस तरह से ये ऊपर गए थे, जिस टाइम पर यूएस डॉलर नीचे आया था, उस टाइम हम्म। पे आपको लग रहा था कि यार आपके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ गई है, बट वो बढ़ी नहीं थी, बेसिकली डॉलर नीचे आ गया था। तो अभी डॉलर भी वही नीचे आ हुआ है, गया था। अभी वो हाँ। उल्टा हो गया, डॉलर ऊपर चला गया तो स्टॉक प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई। तो या दिस इज कोरिलेटिंग देयर एज वेल। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं अगर आप एक्टिवली देख रहे हैं। एक्टिवली देखना आसान नहीं है वैसे। अब जैसे बिटकॉइन, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट, ऑल्दो के स्टॉक मार्केट नीचे आई थी, बट बिटकॉइन और जो बाकी और क्रिप्टोज हैं वो ज़्यादा नीचे आए थे कंपेयर टू जो जो स्टॉक मार्केट है। अब मैंने हाँ, उसको तो नहीं देखा कि मुझे एग्जैक्टली क्या था उसके उसकी अंदर। वजह ये है कि बिटकॉइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू लिक्विडिटी पुल बैक्स। तो जब कभी भी लिक्विडिटी पुल बैक होती है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे तो कम पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और हम्म। ये रिवर्स इफेक्ट भी होता है, अगर लिक्विडिटी आती भी है ना, तो उसका जो इफेक्ट क्रिप्टो पे पड़ता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हम्म। बोथ वेज जाता है, यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ना हम्म। वो काफ़ी सेंसिटिव है लिक्विडिटी के हवाले से। तो जब कभी भी लिक्विडिटी आती है या पुल बैक होती है, उसका मल्टीपल फोल्ड हम इफेक्ट देखते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टोज में कंपेयर टू स्टॉक मार्केट थोड़ी सी इस हवाले से स्टडी रहती है, लेकिन जो इम्पैक्ट बिटकॉइन या दूसरे ऑल्ट कॉइन से पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी बात करनी चाहिए, लेकिन अभी मैंने कोई डेटा पॉइंट्स उसके नहीं निकाले हुए, बट मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड और नेक्स्ट वीक सिल्वर हम पे कर करनी सकते हैं चाहिए इस पर। बात। हाँ। हाँ, क्योंकि दोज आर इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस जो कि एक कन्वेंशनल एसेट क्लासेस हैं और उसके अंदर रिटर्न्स मिले हैं बहुत अच्छे लोगों को। हम्म। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई स्टॉक में खासतौर पे आपने कितना गोल्ड 10%। माइनर्स। हाँ, हाँ अगर आप गोल्ड हाँ, माइनर्स का ETF उठा के देखें, GDXJ इसका नाम है सिंबल का, वो ऑलमोस्ट 100% अप हो गया है एक साल के अंदर। एक साल के अंदर। हाँ, 100% अप। अगर आपने GDX में इन्वेस्टमेंट की होती तो यू हैव इजीली डबल योर मनी, यानी कि उसने हम्म। तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। S&P 500 देखें 12% रिटर्न है। हम्म। नैस्डैक देखें वो मेरे ख्याल में 17% रिटर्न है एक साल का। लेकिन हम्म। GDXJ का जो ETF है उसने 100% रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। दैट्स हम्म। फिनोमिनल। सही 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 सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको अगर वो फ्लिप करूं उस तरफ, अगर हम जाएं प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ऐसा एसेट क्लास है जो लोगों को समझ में आता है। लाइक गोल्ड, स्टॉक्स बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आते, सो इसलिए वो नहीं भी करते उसके अंदर। जब भी मैं फिर अब मैं प्रॉपर्टीज़ की वीडियो जब बनाता हूँ अपनी, तो उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस भी शो करता हूँ कि भाई आपका जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो किस बेसिस पर आ रहे हैं। और एक एक दो चीज़ें मैं अभी बात करूँगा कि लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। दुबई में बहुत सारी इस वक्त इस तरह के पेमेंट प्लान्स आ रहे हैं, या लेट्स से जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑफरिंग आ रही हैं, वो ऐसी आ रही हैं जो कि ऑन द फेस ऑफ इट तो सही लगता है, बट जब आप उसको डीप डाउन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इसमें तो बहुत दो नंबरी है। इन नॉट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से डेवलपर कोई दो नंबरी वैसे कर रहा है, आपको कोई भाग जाएगा पैसे लेकर, बट जो पेमेंट प्लान जिस तरह से वो फॉर्मेट करते हैं, वो आपको लगता है कि सेम है। अगर आप बिल्कुल एक इनोसेंट पर्सन है, यू विल बी सेइंग ओके यार ये तो मेरा फ़ायदा ही है। और मैं उसकी एग्जांपल दूंगा अभी, बट मैं उसमें पूछूंगा कि कनाडा में क्या सिचुएशन है अभी आजकल रियल एस्टेट की, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाउन हाउसेज, सिंगल फैमिली होम और कॉन्डोज।
बहुत ख़राब है। अच्छा। बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ख़ास तौर पे जो प्री कंस्ट्रक्शन फेज़ है, जिसको हम ऑफ प्लान दुबई में कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। तो हम्म। वो मार्केट तो इस वक्त बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने आज से 3-4 साल पहले बुक किए थे प्रॉपर्टीज़, चाहे वो, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कॉन्डोज़ में आया, क्योंकि कॉन्डोज़ की जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उनको ख़रीदने वाला कोई है नहीं। तो जिन लोगों ने बुक किए हुए थे, और वो उन्होंने बुक किए थे हाई प्राइस के ऊपर आज से 2-3-4 साल पहले, अब प्राइस हम्म। इतनी नीचे आ चुकी है कि वो, अगर वो क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि यार मैंने बुकिंग की थी 5 लाख के ऊपर फॉर एग्जांपल, अब वो उसकी कीमत आ गई 3.5 लाख के ऊपर। तो इतना इम्पैक्ट आ चुका है। तो फिर लोग थर्टी सोच रहे हैं परसेंट कि यार डाउन। मैं इसको क्लोज़ करूँ नहीं करूँ, क्योंकि आप क्लोज़ हाँ। करेंगे तो ऑफकोर्स, अच्छा इसमें एक एक चीज़ और भी हो रही है कि जब आप क्लोज़ करने जाते हैं तो आप फिर उस टाइम पे mortgage अप्रूव करवाते हैं अपनी, हम्म। ठीक है ना? हम्म। यानी कि जब बुकिंग करते हैं उस वक्त mortgage अप्रूव नहीं होती, लेकिन जब आप क्लोज़ करने हम्म। जाते हैं, ट्रांजेक्शन जब हैंड ओवर होता है, तब आप mortgage लेते हैं। और बैंक अक्सर ये कहता है कि भाई ठीक है, mortgage हम तुम्हें देंगे, लेकिन हम तुम्हें देंगे आज की वैल्यू के मुताबिक। करंट वैल्यू पर। हम्म। सही है ना? हमें नहीं पता कि तुमने बुकिंग किस टाइम पे की थी, लेकिन सही। इस वक्त अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू हम देखें, अगर अगर अप्रेजल कराते हैं, तो वो आता है तकरीबन लेट्स से 3.5 लाख के ऊपर, और तुमने बुकिंग की थी 5 लाख पे। तो वो हम्म। mortgage देंगे आपको 3.5 लाख के ऊपर, और कहेंगे कि भाई जो एक्स्ट्रा कैश तुमने लाना है वो तुमने खुद लेके आना है। तो इस तरह बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कि उनके पास कैश तो इतना नहीं, किसी के पास नहीं होता। तो वो अब क्या करें, या तो वो बैक ऑफ करते हैं, तो फिर लीगल चैलेंजेस आते हैं, बिल्डर जो इनको सू कर सकता है, जो भी उनका डिफरेंस पेमेंट में आ रहा है। फिर इसके अलावा दूसरे लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. तो उसकी वजह से एक बहुत मेजर क्राइसिस खासतौर पे कॉन्डो सेगमेंट में जो है ना, वो इस वक्त आया हुआ है GTA के अंदर, टोरंटो में। और ये इतनी आसानी से फिक्स होने वाला नहीं है। इट विल गो ऑन फॉर एटलीस्ट आई थिंक 1 or 2 years बिफोर अच्छा थिंग्स विल अच्छा, स्टार्ट गेटिंग एक्सप्लेन बेटर। एक्सप्लेन मी समथिंग। अब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन हाउसेज हैं कनाडा में, अगर मैं उसको कंपेयर करूं दुबई में, तो मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है इसके पूरे सिनेरियो के अंदर। दुबई में एक ज़माना था, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, बहुत अच्छे पेमेंट प्लान्स मिलते थे जो कि फ्लिपिंग के लिए बहुत अच्छे होते थे, कि आप 20% डाउन करें, 80% आप पोस्ट हैंड ओवर करें या ऑन हैंड ओवर करें, या जो भी हो उसमें मॉर्गेज कर लें। अब ऐसा कोई पेमेंट प्लान मिलता ही नहीं आपको। अब जो हम्म। आपको पेमेंट प्लान मिलता है ना, वो मिलता है 70-30 का, या 80-20 का, या कोई बहुत ही किसी ने मार दिया तीर तो जो है ना 65-35 का। यानी कि आपका 65% आपके पैसे लगने ही लगने हैं उसके अंदर, तब जाकर आपकी इक्विटी बिल्टअप होगी। और 35%, 30% तो फिर ज़्यादा अमाउंट रहती नहीं है ना आखिर में। वो हम्म। तो यानी कि डेवलपर भी सेफ हाँ, हो गया, सिस्टम भी सेफ हो गया, सब कुछ सेफ हो गया। जो कनाडा वाला सीन मुझे तुम बता रहे हो, मुझे लग रहा है कि उसके अंदर तो मेजर पोर्शन आप बाद में दे रहे हैं। एग्जैक्टली आप शुरू में सिर्फ जो है वो 20% डाउन पेमेंट करते हैं, मैक्सिमम 20%। और हम्म। वो भी जो होता है एकदम से नहीं होता, बात का वो 6 मंथ्स में होता है या ओवर 9 मंथ्स में होता है। यानी कि आपने बुकिंग कराई, आपने लेट से 5% पे किया बुकिंग के टाइम पे, और फिर बिल्डर ने कहा ठीक है आप हमें जो बकिया 15% है ओवर द 6 मंथ्स आप हमें पे कर दें, हम्म। मल्टीपल चेक्स के अंदर। तो वो इस तरह से हम्म। होता है। और लेकिन मैक्सिमम 20% तक होता है, क्योंकि 20% जो रिक्वायर्ड अमाउंट है मोर्गेज की गाइडलाइंस के हवाले से वो आपको पे करना होता है। बाकी 80% LTV आप बैंक से ले सकते हैं। LTV मीन्स लोन टू वैल्यू। वैल्यू। जो भी वैल्यू है एसेट की, प्रॉपर्टी की, उसका 80% बैंक आपको ऑफर कर सकता है मैक्सिमम। फिर इसके अलावा हम्म। कुछ दूसरे प्रोग्राम होते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आप 20% से लेस भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फिर आपको सपोर्ट करती है उस हवाले से। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, तो यू मस्ट पे 20% मिनिमम, लेकिन बट उससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ। एक चीज़ मुझे अगर समझाओ, लेट्स से एक प्रॉपर्टी थी 500,000 डॉलर्स की, और अब जो है उसकी प्राइस गिर गई, 20% गिर गई। मैं लेट्स से मैं कहता हूँ 20% गिर गई उसमें। सो अभी वो 4 लाख डॉलर्स की है।
सो अब आपने 2 साल या 3 साल गुजार लिए हैं, प्रॉपर्टी इज़ रेडी नाउ एंड रेडी टू बी हैंडेड ओवर, लेकिन अब उसकी प्राइस हो गई $4 लाख। आप ऑलरेडी दे चुके हैं $1 लाख। बैंक अप्रेज कराएगा उसको $4 लाख के ऊपर, और आपको जो मॉर्गेज मिलेगा वो $4 लाख पे मिलेगा, तो आपको अगेन ट्वेंटी एग्जैक्टली परसेंट देना पड़ेगा। 4 लाख का एग्जैक्टली अगेन 20%, तो आपको 8 लाख 80 हज़ार दिरहम लेट्स से देने पड़ेंगे दोबारा से, जो कि बिल्कुल। आपके 1 लाख गए, वो गए, वो ख़त्म हो हम्म। गए वो। हाँ, हाँ, खत्म ओके। तो नहीं है बेसिकली, वो आपने जो प्राइस एग्री की थी उसमें चलेगा। ठीक है, अब हाँ, मतलब बिल्डर वो कह रहा है चले भाई गए वो। तुमने मुझसे 5 लाख में डील की थी, ठीक है, मोर्गेज तुम्हें हम्म। मिल रही है 4 लाख की, अब ये जो 1 लाख का गैप आ रहा है ना, ये तुम्हें खुद फिल हम्म। करना है। अब मुझे नहीं ओके। पता तुम कहाँ चलो, लेकिन हमें कोई कैश आइडिया लेके है आना कि है। कितने कितने लोग होंगे इस तरह के, या कितने बहुत ज़्यादा, यूनिट्स होंगे? अच्छा। बहुत ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में बात हो रही है यहाँ पे। लोग अच्छा जो इसमें अच्छा। फंसे हुए हैं। और इसकी वजह से इम्पैक्ट ओवरऑल क्या आ रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले थे वो अब रुक गए। बिल्डर्स हम्म। अब ये देख रहे हैं कि यार इतना बड़ा क्राइसिस है कि अभी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री वही नहीं बिक रही, तो मैं नए प्रोजेक्ट्स हम्म। क्यों स्टार्ट करूँ। तो यानी कि जो न्यू हम्म। इन्वेंट्री अब अगले 3-4 साल में आएगी वो अब नहीं आ रही। तो वो सप्लाई शॉक हमें नजर आएगा अगले 3-4 साल के अंदर। अभी तो क्राइसिस है, लेकिन ओवर टाइम लेट्स से यार, अगर तो कोई कोई ये कोई अगर किसी गुजार का लेता पैसा है। हो तो खरीद खरीद नहीं सकता वो, मतलब वो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है? हाँ, अगर किसी पास कैश है ना तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू टू बाय, क्योंकि इस वक्त आपको जो डील मिलेगी ना वो बहुत अच्छी मिलेगी। लोग फंसे हुए हैं, हम्म। डिस्ट्रेस डील्स हैं, और लोग अपना लॉस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहते हैं कि हमसे हमारी जान छुड़ा दो उससे। यानी कि कुछ लोग ऐसे हम्म। हैं जो कह रहे हैं कि यार मैंने 7 लाख की प्रॉपर्टी बिक की थी, अब ये 5 लाख की भी नहीं है, तो बस मुझे लिक्विडेट करना है अपने आप को, तो कोई मुझसे 5 लाख में ख़रीद ले। लोग तैयार हैं इस तरह की हम्म। सिचुएशन, क्योंकि आपकी लीगल लाइबिलिटी है ना, आपने साइन किया हुआ पेपर वर्क, और अगर आप उसको क्लोज नहीं करते तो आप डिफ़ॉल्ट होते हैं उस केस में, हम्म। फिर आप लीगल चैलेंजेस में जाते हैं, जिसमें आपकी पूरी क्रेडिट रैंकिंग हर चीज़ इम्पैक्ट होती है, आपका करियर इम्पैक्ट होता है, हर चीज़। तो लोग इस तरह से फंसे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि यार भले ही नुकसान हो जाए, बट आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। तो अगर किसी के और पास यही कैश है चीज़। तो उनके हाँ, पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। कैश का मतलब ये है कि अगर किसी के पास लेट्स से $1 लाख भी हैं, तो वो डाउन हाँ, करके अगर वो उसको मॉर्गेज कर उसको सकते हैं और मॉर्गेज कर इजीली सकते डाउन पेमेंट हैं। पे कर सकते हैं, तो दैट्स अ गुड गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। वेरी गुड यार। अगर लेट्स से ये नहीं होता ना एम्बार्गो, कैनेडियन इमिग्रेट आई मीन सिटीजन्स को ही आप ले सकते हैं या पीआर होल्डर्स ले सकते हैं, फिर तो चाइनीज़ भी आ जाते हैं और हम जैसे लोग भी शायद कूद ये पड़ते चला है ना उसके बहुत अंदर। पहले, शुरू में बहुत चला है सर। लोग स्टूडेंट वीज़ा हाँ। पे आके लोग प्रॉपर्टी बाय करते थे। स्टूडेंट वीज़ा पे, वो हाँ। तो टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं। तो हाँ, अच्छा, स्टूडेंट वीज़े पे बाय नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, वो टैक्स लगता है मेरे ख्याल से उसके ऊपर। अब जो है उन्होंने कर दिया, क्योंकि जो फॉरेन बायर टैक्स लगाया था ना कुछ सालों पहले, उसमें पे स्टूडेंट शामिल नहीं थे। यानी कि स्टूडेंट जो है परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। फॉरेन बायर हम्म। का मतलब है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि परमानेंट रेजिडेंट ना हो और नेशनल ना हो, इसके अलावा जितने दूसरे लोग भी हैं उन सब पे वो अप्लाई होता है। तो बेसिकली बैन नहीं था वो उन्होंने क्या कर दिया, हाँ उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया था फॉरेन बायर्स के ऊपर। यानी कि अगर आप फॉरेन बायर हैं तो आपको मेरे ख्याल में 20 या 25% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू परचेज दिस हम्म। प्रॉपर्टी। तो लेट्स से अगर अच्छा। प्रॉपर्टी 5 लाख की है तो आपको 25% उस पर सिर्फ टैक्स देना है गवर्नमेंट को एज अ हाँ फॉरेन बायर। बिल्कुल। आई थिंक यूके में 15% था वो, तो ये अच्छी खासी वैल्यू है ना, मतलब ये कोई छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं। बहुत तो ज़्यादा। इट डजंट वो मेक फिर सेंस कि ऐसा आप होता है फिर कि अगर आप लेट्स से ऑन द पाथ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस हैं, तो जब आपकी पीआर हो जाती है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं बाद में। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्लेम कर आपको सकते हैं ये उसको। लीवर दिया हुआ है, हाँ। हाँ, लेकिन वो फिर वो रेट्रोफिट, मतलब वो ये तो नहीं होगा ना कि 15% दिया है और आप 5 साल बाद इमिग्रेंट हो रहे हैं, तो वो तो आपको 15% पुरानी वैल्यू पे ही मिलेगा, उसका कोई आपको बिल्कुल, एक्यूरिंग इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। ये शायद ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है, जो भी अमाउंट आपने पे की है वो आप फिर क्लेम कर वो लेते हैं। मिल जाएगी, वो सिर्फ हाँ, क्लेम कर सकते हैं आप। हाँ। एग्जैक्टली ठीक उसका है। भी एक खास टाइम पीरियड होता है, यानी कैसे नहीं कि आप 10 साल के बाद क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ओके। लेट्स से अगर ओके। आप विद इन 5 ईयर्स आपकी पीआर हो चुकी है और उसके बाद हम्म। फिर आप क्लेम करते हो तो आपको मिल जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, हम्म। उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने ऐसी तरह क्लेम किया था। राइट राइट राइट, अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तो हो गया लेट्स से कॉन्डोज। अगर हम टाउन हाउसेस की बात करें या सिंगल फैमिली होम जिसे कहते हैं हाँ, प्रॉपर। जो सिंगल फैमिली होम्स हैं उनमें डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है। अगर एरिया हम्म। हॉट एरिया है, जीटीए का एरिया है, तो वहाँ अभी भी काफ़ी डिमांड है। यानी कि मिस्सागा अगर आप जाते हैं या मिल्टन में, उन एरियाज़ में अभी भी काफ़ी डिमांड है। अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन है, इट इज़ स्टिल कैन बी सोल्ड वेरी इजीली। लेकिन जो जीटीए से बाहर के एरियाज़ हैं जो पेंडेमिक में बहुत हॉट हो गए थे, यानी कि पेंडेमिक में जब आया था ना, लोग जीटीए छोड़ छोड़ के दूर चले गए थे, तो हम्म। वहाँ पे आग लग गई थी उन एरियाज़ में। वो अब खुश हो गए हैं, उनमें अब हम्म। उनमें डिमांड नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो हम्म। जीटीए के अच्छे एरियाज़ हैं, अच्छी लोकेशन हैं, जहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, नेबरहुड्स अच्छी हैं, वो भी हॉट डिमांड में है। अच्छा, सही। और लेकिन उनका पुल बैक बिल्कुल भी नहीं आया या थोड़ा बहुत उसमें भी थोड़ा सा नीचे? आया है, थोड़ा सा आया है, अच्छा। लेकिन कंपैरेटिवली कम है दूसरी प्रॉपर्टी क्लासेस से, जहाँ पे ठीक ठाक, हम्म। यानी कि ऑन एवरेज अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो 15% पुल बैक आ चुका है पीक से, ऑन एवरेज। यार, इसमें तो कोई अगर ईटीएफ निकाल दे ना कोई कॉन्डोज का,
तो वो तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, हम तो उसी तरह से ले सकते हैं, वरना तो नहीं कुछ ले होंगे सकते। मेरे ख्याल में, देखना पड़ेगा, जो रीट्स होते हैं हो सकता है हाँ कुछ उस तरह के होंगे कनाडा में, हाँ, जो अगर हो ना रेजिडेंशियल तो प्रॉपर्टीज में बाय उसमें करते कुछ हैं सर्च करके कॉर्नर बताना, स्टोन में। नेक्स्ट टाइम हम उसको 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 डिस्कस कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि वो रीट्स तो यहाँ पर भी बहुत है ना, मतलब आप हाँ सिंपल गुड आइडिया। अगर आपको प्रॉपर्टी का एक्सपोजर लेना है, आप एमआर का स्टॉक ले सकते हैं। तो कोई भी बंदा जो है ना यूएई के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ले सकता है। फिर यहाँ पर तो वो भी है जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज भी आ गई हैं, और मेरे ख्याल से वहाँ स्टेक और कनाडा में हाँ। शायद ना हो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो अगर वो इस तरह से हो जाएगा तो पूरी दुनिया खरीदना शुरू कर देगी, और वो हम्म, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी। फिर वो दुबई जैसा सिनेरियो तो बनेगा नहीं वहाँ पर, वहाँ के तो रेजिडेंट्स को भी उनको सेफ गार्ड करना है। बिल्कुल तो वो पॉलिटिक्स अच्छा। बन जाता है ना फिर यहाँ पे। सही। तो यहाँ पर भी दुबई में भी जो है वो अगेन फिच की भी आई थी रिपोर्ट, और भी कंपनीज की थी जो रेटिंग एजेंसीज थी या कंसल्टेंट से, उन्होंने निकाला हुआ था कि सेकंड हाफ के अंदर पुल बैक आएगा दुबई की प्रॉपर्टीज में 15% का, या अगले साल आएगा, आई डोंट नो। मुझे इस तरह इसलिए लग नहीं रहा क्योंकि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो उस तरह की है नहीं। मैं तो जहाँ पर, बल्कि वो लोग, मैं अभी बात कर रहा था तो वो यही कह रहे थे, भाई हम तो वेट करें 15% पुल बैक का ताकि हम खरीद सकें। वो देखता रहता है बंदा, वो आ ही नहीं रहा है उसके अंदर कोई इस तरह का पुल बैक, तो क्या कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि एक तो ये कि अगर अभी भी मेजर सिटी से कंपेयर करें तो दुबई की प्रॉपर्टीज अभी भी सस्ती हैं, अगर पर स्क्वायर फीट बेसिस के ऊपर बात करें तो अभी भी सस्ती हैं। तो प्लस ये कि जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से लोगों को यहाँ आते हुए, और जो जो रीजंस की वजह से आ रहे हैं और पैसे वाले लोग आ रहे हैं, तो वो रीजंस जो हाँ हैं वो और जगहों पर नहीं है। टैक्स का एडवांटेजेस जो हैं, और आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है, हम्म, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं जो कि 2022 से लेकर अब तक डबल हो गई हैं, जबकि उन्होंने, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर 15-20% पे किया है, जस्ट बिकॉज वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ थी, और वो डबल हो गई हैं। वो अब हैंड फिर ओवर वो के टाइम पर रेजिडेंसी का उन्होंने, इशू भी सॉल्व हो गया ना, अब तो लोगों के पास हाँ लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के ऑप्शंस हैं, पहले नहीं होते थे। तो एग्जैक्टली ये एक एग्जैक्टली। एलिमेंट है बहुत बड़ा जो आप हिस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि अब लोगों हाँ। के पास चॉइस है कि अगर वो वहाँ आके रहना शुरू कर दें तो रह सकते हैं हम्म विदाउट एनी जॉब और एनीथिंग लाइक दिस। एग्जैक्टली। पहले एक ज़माने में, मतलब आपकी जॉब लॉस होती थी तो आपको हर सूरत में 1 महीने 2 महीने में छोड़ना पड़ता एग्जिट था करना आपको, होता या है। फिर वीज़ा अरेंज करना पड़ता था। आज ले के बाद, मैंने कुछ लोगों को जानता हूँ, ले के बाद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया उन पर। उनको पता है कि यार हम्म, पैसे उनके पास मौजूद हैं, 2 साल भी चला सकते हैं यहाँ पर रहते हुए, इतने में कोई जॉब ढूंढ सकते हैं, कोई और बिजनेस कर सकते हैं। तो उनको वो पैनिक नहीं है कि आपको अपनी जगह छोड़नी है यहाँ पर। तो अगर इस तरह की एश्योरेंस किसी को मिल जाए, लेकिन वही बात है, वो उन लोगों को मिलती है जो ऑलरेडी वेल ऑफ होते हैं, थोड़े से पैसे वाले होते हैं, जब भी गोल्डन वीज़ा आपको हम्म, मिला हुआ है। सो यस, ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, वो इसकी वजह से ये चीज़ें, और प्लस ये कि इकोनॉमी बूम कर रही है, और अभी जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम, जो अभी इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू होंगे, तो अगेन वो एक प्रॉपर्टी को अगेन एक और पुश मिल जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक और पुश मिलना शुरू हो जाएगा वहाँ पर। हम्म, आई डोंट नो, आई मीन इट्स हेयर, इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी। मैं जो बात कर रहा था कि कुछ लोगों को जो समझना चाहिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले, कि यहाँ पर अब जो पेमेंट प्लान्स आ रहे हैं खासतौर पर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की, जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके सामने अपार्टमेंट है, आपके सामने घर है, आप उसको अपने हिसाब से जो भी आपको चाहे कैश पे बाय करना है, मॉर्गेज करना है, जो भी करना है, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन सारी है, आप उसकी बेसिस पे कर सकते हैं। बट जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्रे एरियाज में आती हैं। एक एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी रिसेंटली मैं प्रॉपर्टीज़ की वीडियो करता हूँ, तो एक मुझे पेमेंट प्लान दिखाया एक बंदे ने कि यार इस पर वीडियो करनी चाहिए। मैंने कहा पेमेंट प्लान तो अच्छा लग रहा है, और हमने उसके ऊपर एक वीडियो की थी, और मैं अभी डेवलपर के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो सही नहीं होता इस तरह से बात करना। अगर कोई मुझे प्राइवेटली पूछेगा तो मैं बता दूंगा। बट इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमने 3 साल पहले की थी, जिसके अंदर गारंटीड रेंटल रिटर्न मिल रहा होता है। लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी ली, आपने अपफ्रंट सारे पैसे पे किए, जबकि प्रॉपर्टी बनी नहीं है अभी, आपने अपफ्रंट सारे पैसे पे किए, डेवलपर के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर वो आपको कहता है हम हर महीने आपको, हर साल आपको 8% रिटर्न देंगे ऑन मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस। तो आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है। आपने लेट्स से 1 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी ली, या फिर मैं एक एग्जैक्ट सिनेरियो बताता हूँ। 8,25,000 का एक स्टूडियो है जिस पे आपने दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस पे करनी है, तो वो लेट्स से हो जाएगा 8,60,000 से थोड़ा सा कम। और उसके बाद आपको हर महीने हर क्वार्टरली 16,500 दिरहम मिलते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अक्टूबर 28 के अंदर उसकी पेमेंट खत्म हो जाएगी। यही एग्जैक्ट डेवलपर, इसने 3 साल पहले इसी तरह से प्रॉपर्टी सेल की थी, और वो अब कुछ दिनों में हैंडओवर होने वाली हैं। और उसके हम्म, अंदर जो रिटर्न आ रहा था, अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए, उन्होंने जो 8% रिटर्न दिया और आपको हैंडओवर हुई प्रॉपर्टी, और उसके बाद प्रॉपर्टी प्राइस थोड़ी सी अप्रिशिएट की, वो सब कुछ कंसिडर करते हुए आप देखें तो एनुअलाइज बेसिस के ऊपर आपका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी थी वो तकरीबन 9%, 9.2% के करीब बन रही थी। अच्छा, अब एग्जैक्टली वही लेकर आए दोबारा से, और प्राइस प्रिडिक्शन भी इतनी बुरी नहीं है, वो भी सही है। यानी कि वो जो कह रहे हैं कि 8,25,000 का एक अपार्टमेंट है वो 9 लाख का हो जाएगा आज से 3 साल बाद, नहीं आज से 4 साल बाद।
If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. क्योंकि 3 साल तक आपको पैसे देते रहेंगे 8% से, लेकिन हैंडओवर उसका 1 साल फर्दर बाद होगा, यानी कि हैंडओवर 4 साल बाद होगा, आपके पैसे 3 साल में बंद हो जाएंगे। ये एक डिफरेंस है जो कि पहले नहीं था। पहले उन्होंने कहा था कि 3 साल बाद आपको पैसे जब खत्म होंगे तो फॉरन हैंडओवर भी हो जाएगा, और वो हो भी जाएगा या हो गया होगा मेरे ख्याल से अब तक। बट इस दफ़ा वो ट्विस्ट ये है कि वो 1 साल फर्दर डिले करेंगे, और इसकी वजह से जो आपका जो टोटल ROI है वो आपकी जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 7.1% पे चली गई है। तो अगर 7.1% ठीक लगता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको आप 9% के हिसाब से सोच रहे हैं, या जो डेवलपर है वो ये कह रहा है कि भाई आपने तो 8,25,000 की चीज़ आपको हमने वापस कर दी है तकरीबन 2 लाख दिरहम, सही है ना, तो आपको तो वो 6,25,000 दिरहम की रह गई है, तो आप तो अपना रिटर्न 6,25,000 पे निकालें। बट आपको वो नहीं बता रहा कि आपने तो अपफ्रंट पैसे पे किए थे, तो आपने जो जितना भी रिटर्न आना था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो तो खत्म हो चुका है, आपने उसको उसको सामने लेकर ही नहीं आए। सो दिस इज हाउ पीपल आर प्लेइंग हियर, तो वो वो बहुत कहते हैं ज़्यादा ना कि इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कि आपने जो है हाँ ना पैसे को घुमा फिरा के जो है ना आपको हाँ दिखा दिया। और ये डेवलपर कौन अच्छा डेवलपर है या मीडियोकर टाइप का नहीं, मतलब डेवलपर है? टियर 1 नहीं, ऑफ कोर्स टियर 1 नहीं करता इस तरह का। एग्जैक्टली, टियर उनको नहीं जरूरत नहीं है करने ना। को तो खैर कर भी सकता है, टियर 1 भी कर हाँ, सकता है, बट इस उनको तरह का जरूरत नहीं पेमेंट है। प्लान कोई हाँ, उनको ज़रूरत नहीं है। टियर 1 के डेवलपर्स आपको गारंटीड रेंटल की बात करेंगे नहीं, ये गारंटीड रेंटल वो करेंगे जिनको कैश फ्लो का मसला होगा, जब भी वो एग्जैक्टली। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेसिकली ये दिखा रहे एक तरह होते से कैपिटल रेज करने का एक तरीका है हैं। हाँ कि हाँ बजाज के एग्जैक्टली। जाके वो बोरोइंग करें, हम्म पब्लिक से जाके बोरिंग करें या बैंक से बोरिंग करें, और वो इस तरह से बोरिंग कर रहे हैं, यानी कि वो अपफ्रंट हम्म आपसे कैश ले रहे हैं, उस कैश को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, चाहे वो इक्विटी हम्म मार्केट में करें या बॉन्ड्स में करें या कहीं पे करें, वहाँ से उनको रिटर्न आएगा, उस रिटर्न से वो आपको पे कर रहे हैं। वो अपनी जेब से हम्म पे नहीं कर रहे, वो आपको पैसे से पैसा बना के आपको पे कर रहे हैं। और बेसिकली हम्म फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, ताकि वो घुमा फिरा के जो है ना अपने अकाउंट्स को वो कैश फ्लो जनरेट करें, और उससे एक तो उनकी सेल भी हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो रही है, प्लस वो हम्म आपको जो है वो एक तरह का रेंटल इनकम पहले से दे रहे हैं जबकि प्रॉपर्टी आपको हम्म। मिली भी नहीं है। और ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना लोगों को कि यार आपको एट बिल्कुल, ये परसेंट तो रिटर्न एक मिल ही आम रहा आदमी है। के लिए बहुत अच्छी ऑफर है। हाँ, मतलब अगर उसको समझ ना आए ये बात, ये कैलकुलेशन में ना हाँ, डीप डाउन जाए, तो उसको तो यही होगा कि हाँ यार 2 लाख दिरहम तो मुझे मिल ही गए हैं इसके, और अब तो सिर्फ 6,25,000 दिरहम है, उसकी वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो 9 लाख की हो जाएगी, तो मुझे तो हाँ, एकदम से बड़े अच्छे रिटर्न नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बट उसको लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर लोग नहीं समझते, तो वो बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को हम्म। समझना। फिर अगर डेवलपर अच्छा नहीं है ना, तो इसमें रिस्क भी हो सकता है ना कि डेवलप हो सकता रिस्क है भी हो भाग सकते हैं। बस्ट हो जाए, हम्म देन योर हम्म योर कैपिटल इज गॉन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी अब तो आप मुझे नहीं रिस्क ले पता कि रहे हैं ना। इसमें एस्क्रो का क्या स्टेटस है, क्योंकि एस्क्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो एसपीए के हम्म, अंदर लिखा होगा, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता। जब मैं अगर वो करता हम्म, वो वीडियो तो मैं ज़रूर एस्क्रो की बात करता, लेकिन मेरे ख्याल से एस्क्रो नहीं होगा, क्योंकि एस्क्रो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। एस्क्रो जो है ना आपका वो एस्ट्रो मेक में तो श्योर करता आपने है। पैसे डाल दिए, फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि बिल्डर इसको यूज़ नहीं कर सकता ना। हाँ, जब तक कि वो माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होता है। एग्जैक्टली। माइलस्टोन कंप्लीट तो करता है तो फिर इसका वो मतलब होता है। एस्ट्रो में नहीं डाल रहे होंगे, एस्ट्रो में नहीं डाला, दैट मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग दोज रेगुलेशंस। तो अगर हम्म बिल्डर बस्ट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, देन यू आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोज एग्जैक्टली रेगुलेशंस। एग्जैक्टली, तो ये सारी तो ये चीज़ें एक जो है बहुत ना, बड़ा रिस्क है। इसी तरह से कुछ डेवलपर्स कहते हैं कि यार आपको एक दफ़ा पूरा एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पेमेंट प्लान भी डिसाइड हो गया, अब वो कहते हैं कि आप अगर जो है हमको ये पैसे हमारे कॉर्पोरेट अकाउंट में पैसे डाल देंगे, तो हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। इवन 5% का डिस्काउंट बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, 5% का डिस्काउंट, वो हम्म, कहते हैं एस्क्रो में ना डालें, इसमें डाल दें। बट दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से फीस भी ये ईमेल्स भी आती हैं कि जो भी आपको अब एस्क्रो अलॉट हो गया ना, तो सारे पैसे इसी में डालने हैं आपको।
आप डेवलपर को नहीं, और जब आप डालेंगे डेवलपर को देंगे तो फिर उसके अंदर जाहिर सी बात है आप एक्सपोज हाँ, होंगे देन यू आर ऑन योर ओन। रिस्क। फिर हाँ अगर कुछ होता है तो आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगी कंज्यूमर एग्जैक्टली, को। क्योंकि गलती आपकी है। बिल्कुल। सही। तो चलो यार, कुछ और रह गया हमारा इस सेशन के लिए? मेरे ख्याल में यही था हमारा टॉपिक आज का, और काफ़ी अच्छा डाइवर्स टॉपिक था हमारे पास। तो हो सकता है जो देखने वाले को एक अच्छी वैल्यू मिली होगी इससे। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक हमें दीजिए कमेंट्स में डाल के, और अगर पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कोई नया आइडिया आपके जहन में है जिसको हम चाहें तो हम इसको डिस्कस करते थे नेक्स्ट वीक, तो प्लीज़ वो भी बताइए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर यू। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी चलो मच। यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।